में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान को नए चीफ जस्टिस मिल गए। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम फाइनल कर लिया गया। आज पहला दिन था, अगरचे अभी कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाही बैठे हैं। आईनी तरमीम आने के बाद बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो खुद जजेस के जहन में भी मौजूद हैं। मसलन आज एक पहला केस जो है वो आईनी बेंच की तरफ रेफ़र किया गया है, क्योंकि एक केस था मुलाजमीन की बहाली के हवाले से। उसमें एक वकील साहब ने कहा कि इसमें एक आईनी पहलू भी निकलता है, इसलिए आप इसको आईनी बेंच के पास भिजवाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसको आईनी बेंच की तरफ रेफ़र कर दिया है। तो बहुत सारे सवालात ऐसे उठ रहे हैं जिसके लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद एक और तरमीम भी लाना पड़े, क्योंकि ये मालूम नहीं हो पा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या आईनी बेंच पर बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे, आईनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे। बेंच की तश्कील के बाद जब केसेस इसकी तरफ रेफ़र होंगे, कौन से केसेस रेफ़र हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सवालात की शक्ल में अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल बॉयकॉट किया उस पार्लिमानी कमेटी का जिसने चीफ जस्टिस के नाम का इंतखाब करना था। आज डिबेट हो रही है। खुद पीटीए के अंदर भी कुछ लोग समझते हैं कि पीटीए को ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, क्यों किया गया, और अगर ना किया गया होता तो इससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था। इसके साथ साथ बुशरा बीबी की आज तोशाखाना केस में ज़मानत मंजूर हुई है, लेकिन रूपकार जारी नहीं हो सकी। उस पर तहरीक-ए-इंसाफ के लोग काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर भी हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर एंड प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब, आपसे शुरू करते हुए ये बताइए कि जिन 2 जजेस को नज़रअंदाज किया गया है, क्या वजूहात होंगी उनको नज़रअंदाज किए जाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया गया। जो नया आइनी पैकेज आया है और जो ये 26वीं आइनी तरामीम है, आइन के मुताबिक अपॉइंटमेंट हुई है। और जो मैंडेट है वो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने का स्पेशल पार्लिमानी कमेटी को था। तो ऑब्वियसली उन्होंने बड़े एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक और मेरिट बेस्ड उन्होंने इसके ऊपर डिबेट की होगी, और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि कैसे पता चलता है कि कौन सा जज मेरिट पे पूरा उतरता है सुप्रीम कोर्ट का और कौन सा? देखिए, तो ऑब्वियसली तीनों जज बड़े ऑनरेबल हैं और बड़ा उनका एक आला दर्जे का जो है करियर रहा है एज ए लॉयर और बाद में जुडिशल भी। तो ये कोई इसमें 19-20 ही चीज़ें होती हैं, और जब तीनों वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो इस पाए के जजेस हैं कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, तो वो इस लेवल पे पहुँचें। तो यहाँ देखें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जाती होंगी, जो कि इसके अंदर उनकी पास्ट हिस्ट्री और किस तरह की जजमेंट्स वो देते रहे और किस तरह का उनका, तो इसकी बेसिस पे आई एम श्योर। अभी जो मखसूस नशस्तों का मामला था उस पर जो फैसला आया 8 जजेस का, वो भी ज़ेरे गौर आया होगा आपके ख्याल में, और वो उसका तो कलीदी किरदार हो सकता है उस फैसले का? देखें, जो मुझे पता है कि वो एक तो अंडर ओथ हैं सारे के, उन्होंने कोई मीडिया के ऊपर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि जजेस की पहली दफ़ा इस आइनी तरमीम के बाद तकर्री हुई है, तो किसी भी बेसिस पे मुतनाज़ा इसको नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस बुनियाद पे ये एक नया निज़ाम जो मुतारिफ हुआ है उसके ऐन मुताबिक ये सिलेक्शन हुई है, और हमें एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ना चाहिए कि इस उम्मीद के साथ कि जो लड़ाई झगड़े हम देखते रहे विद इन द सुपीरियर जुडिशरी वो इख्तिताम पजीर होंगे, और इस तरामीम से जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, हम उसके अंदर आएँ कि उसके जो मामलात हैं वो एक्सपीडाइटली देखे जाएं, और आइनी मामलात जो है स्पेशल कोर्ट जो स्पेशल बेंच है वो देखे। तो इस उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से हमें जो इसका बुनियादी वैसे कॉन्सेप्ट था आइनी अदालत बनाने का, वो तो ये था कि जो केसेस की पेंडेंसी है वो ख़त्म हो, यानी इस अदालत के ऊपर जो आइनी केसेस का बोझ है वो एक अलग अदालत के पास चला जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। अब आइनी जो केसेस हैं उनका बोझ भी इसी अदालत के एक और बेंच के पास रहेगा, तो वो इधर ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो पेंडेंसी कैसे ख़त्म होगी? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आइनी जो भी केसेस आते रहे और उसके ऊपर जो मैंडेट था तशरीह करने का, और तशरीह से बियॉन्ड चीज़ें जाती रहीं, जहाँ जुडिशल एक्टिविज़म आपको नज़र आया कि आइन को रीराइट करने की बातें आईं, वज़राए आज़म को फारिग करने की बातें आईं, फिर सुओ मोटोज़ के हवाले से बातें आईं। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं कि आपने एक स्पेशल बेंच बना दिया है जो फोकस ही इन मामलात के ऊपर करेगा, जो आइनी जो इश्यूज़ हैं, और बाकी जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है उसके जस्टिसेस जो हैं वो नॉर्मल केसेस को देखेंगे। तो डेफिनेटली एक तो सेपरेशन हो गई, तो बाकी हर
कोई अपनी अपने डोमेन में काम करेगा और इससे बेहतरी आएगी, इसी चीज़ की उम्मीद है। ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप से मैं जानना चाहूँगा, जाहिर है बहुत तफसीली डिस्कशन हुई है पार्लिमानी कमेटी में और हमने ये सुना है कि ओथ भी लिया गया है, शायद कि बाहर नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी किस बुनियाद पर अहलियत का अंदाज़ा किया गया होगा पार्लिमानी कमेटी में कि इस जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है, इस जज को नहीं बनाया जा सकता, यानी वो पैरामीटर्स क्या होंगे जिस पर डिबेट हुई होगी सारी? देखिए प्लीज, मैं ये जो इन कैमरा मीटिंग होती है उसमें हम जो ना वो बाउंड होते हैं कि कोई चीज डिस्क्लोज ना करें जी। तो मेरा ख्याल है कि आप ना इस पे सवाल। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये बताएं कि डिस्कशन क्या हुई है। छोड़ दीजिए ना, मैं किस वो क्या होती है, तो इसी तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए ना, वो नहीं बता सकता मैं। जिस चीज के लिए मैं पाबंद हूँ उसको मैं किस तरह से डिस्क्लोज करूंगा कि वो क्या होती है। चलिए, यानी हमें पैरामीटर्स भी हम नहीं जान सकते सर के? नहीं, मैं नहीं बता सकता इसको। ओके सर, ये बताइए कि जो आईनी बेंच है उसकी तरफ केसेस को रेफर करने के लिए आप चूंकि अब एक तरह से खुद आइन लिखने वालों में भी शामिल हो गए, तो ये जो एक डिबेट चल रही है कि अब जैसे आज वजारत पेट्रोलियम नेशनल रिसोर्स के 7 मुलाजिमीन की बहाली की दरख्वास्त थी, उसको आईनी बेंच की तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि जो वकील साहब ने सवाल उठाया कि इसमें कोई आईनी पहलू भी निकलते हैं और कुछ लोगों के ख्याल में हर केस में कुछ आईनी पहलू निकलते हैं। ये तखसीस आपके जहन में क्या है, कैसे हो सकती है कि इस केस को आईनी बेंच के पास भेजा जाए और इस केस को ना भेजा जाए? देखिए, ये सवाल बहुत देर तक उठते रहेंगे जब तक ये कोई सेटल नहीं हो जाएगा केस लाज के लिए, उस वक्त तक ये जो है ना मामला होते रहेंगे। और ये बात जब जिस वक्त बेंचेस की या कोर्ट की बात भी आई थी तो हमने पहले से ये एतराज किया था इस बात पे कि ये इनके बनने से जो है ना वो बहुत से हम वकील जो हैं वो इस तरह से जो है ना इसमें मामला मसाइल पैदा कर देंगे कि जिसके नतीजे में फर्दर डिले होगा। तो क्योंकि हर जहाँ हकायक का मामला होता है वहाँ कानून का मामला भी कहीं ना कहीं पे आ जाता है। कोई ना कोई जो है ना ऐसा सवाल हम निकाल लेते हैं जिसको जो है फिर आंसर करने के लिए उसी बेंच के पास जाना जरूरी है। फिर वो बेंच जो है ना एक दफा डिसाइड करे कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना पॉइंट इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व, फिर उसके बाद वापस रेफर करे। तो इसमें ये इम्कानात मौजूद हैं कि बजाय कि जल्द कोई केस डिसाइड हो, देर भी हो सकती है। तो कामरान मुर्तज़ा, आपकी बात से तो फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि बुनियादी जो मकसद था कि पेंडेंसी खत्म हो, स्पीड अप हो चीजें, इससे तो उल्टा जो ताखीर का शिकार केसेस होंगे और पेंडेंसी बढ़ सकती है। होगा क्या ये पता नहीं है, हो सकता है। ये अभी हम मफरूजे में बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसा हो सकता है, और स्पेशली ये ना पहले के शुरू के चंद सालों में ऐसा यकीनन हो सकता है। वजह उसकी ये है कि अभी तक कोई इस पे अलग से केस लॉ डेवलप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो केस लॉ डेवलप हो चुका, 76 साल जो है ना पाकिस्तान बने हो गए, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट को बने हुए काफी सारे साल हो गए। देन जो है ना फिर हाई कोर्ट्स हैं, उनके पास भी जो है ना वो मामला, अब जब उनके अंदर जो है ना वो अदालत के अंदर बेंचेस की बात होगी, कौन से केस इस तरफ सुनने, कौन से केस उस तरफ सुनने, इसके ऊपर जो है ना अभी जजमेंट्स नहीं आनी शुरू होंगी जिससे हम हदायत पाएंगे। तो वो हदायत पाने के अमल में जो है ना वो कई साल लग जाए। सही है। तो कामरान सर, आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी बेंच के ऊपर बाइंडिंग होंगे या आईनी बेंच के फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए दोनों सुप्रीम कोर्ट हैं। वो ये नहीं है कि हमने इसी तजाद से बचाया अपने आप को कि बाद में एक नई मुसीबत खुल जाती, नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता। ये विद इन सुप्रीम कोर्ट ये आईनी बेंच है और विद इन हाई कोर्ट ये आईनी बेंचेस हैं। ये कहीं कोई उसका अलग से हिस्सा नहीं है। ये है कि जिसमें जो है ऐसे सवालात इन्वॉल्व होंगे उनको जो है एक स्पेशल बेंच के पास भिजवा दिया गया, बस इसी तरह से आप समझ। तो सर, अगर 7 रुकनी बेंच बनता है आईनी बेंच और उसके पास 13 रुकनी बेंच का भी जो रिजर्व सीट्स वाला एक फैसला हमने देखा है, क्या 7 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच का फैसला सुन सकेगा, रिव्यू सुन सकेगा? इनफैक्ट नहीं, ये सवाल आएगा क्योंकि वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो फिर एक नया मसला जो है यकीनन इस हवाले से आएगा कि बड़े बेंच का फैसला जो है वो छोटा बेंच कैसे सुनेगा। तो सर, जब आप ये एक आईनी तरमीम आ रही थी, जाहिर है इस पर बहुत सैर-हासिल बहस हुई होगी, डिस्कशन में ये चीज़ें आई होंगी, तो क्या आपके ख्याल में, आपके जहन में कोई इसका जवाब मौजूद है कि ये कैसे इस मसले को हल किया जाएगा? देखिए, हम तो मना करने वालों में से था कि ना करें, मामले को उस तरफ ना ले जाएं जिसमें फिर जो है कॉम्प्लिकेशंस हो, क्योंकि जो इस वक्त तक सिस्टम चल रहा था
उसमें हमने बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली हुई थी और लोग उससे फेमिलियर थे। अब नई चीजों से जो है ना वो उनके साथ उनकी शनाख्त बनते बनते टाइम लगेगा। हम खुद समझते टाइम लेंगे। फिर इसमें जो भी अमेंडमेंट थी इसकी तो जरूरत जो है वो हुकूमत को थी। हम तो सिर्फ हमसे वोट उनको दरकार था और वो वोट जो है वो हमने बात अपनी शराइत पे उनको वोट दिया कि ये करें तो फिर इस तरह से होगा, ये करें तो इस तरह से होगा। तो हमने अपनी शराइत बनवाई, हमने उसकी जो ग्रेविटी है वो अपने तौर पे जितना हमको समझ आई उसको कम से कम करने की कोशिश की, ताकि लोगों को जो है ना कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी वो आइंदा कम से कम हो। कम से कम प्रैक्टिस के नतीजे में ये पता चले कि इसमें क्या खराबियां हैं, क्या खूबियां हैं। अगर खूबियां अगर इसमें पाई गई तो ये कंटिन्यू करेगा, खराबियां हुई तो फिर किसी टाइम पे भी जो है ना ये रिवर्सल का चांस भी तो होता है रोज। सही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक ऐसा बेंच अगर वजूद पाता है, आइंदा दिनों में ज़्यादा बेंचेस बनेंगे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस मंसूर साहब भी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन भी हैं, तो एक ऐसे बेंच में जस्टिस मंसूर साहब सीनियरिटी में किस नंबर पर होंगे? देखिए इसमें अब चीफ जस्टिस तो वो बन गए, मगर चीफ जस्टिस के बाद जो है ना वो पॉइंट जज तो वो रहेंगे ना। नंबर दूसरे नंबर पे तो यकीन फिर भी उसके बाद आएंगे चीफ जस्टिस के बाद जो है वो सीनियर जज कहलाएंगे। लेकिन सर सीनियर प्यूनियर जज क्या जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे? नहीं, मंसूर अली शाह साहब होंगे ना। वो अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो वही होंगे। वो किस तरह से जस्टिस अमीन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इस वक्त देखिए हमारे पास 3 का पैनल था, 3 के पैनल में जो है ना वो एक चुन लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। जैसा हुआ वो उसको जो है ना वो हिस्ट्री आंसर करेगी और बाकी जो है ना वो उसमें सीनियरिटी को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना हमारे इख्तियार में था ना किसी और के इख्तियार में। सही, बिल्कुल ठीक है। तो अहमद अवैस साहब, ये अब कुछ चंद सवाल मैंने रखे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने जो खुद इस पूरे प्रोसेस में शरीक भी रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनके जहन में भी ऐसी हैं जिसके बारे में वो समझते हैं कि ये इबहम है या आने वाले दिनों में इसको दूर करने के लिए फिर कुछ बैठना पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इबहम है ये बस कवायद व ज़वाबित बनाकर सुप्रीम कोर्ट इसको हैंडल कर सकती है या फिर किसी और तरमीम की तरफ बढ़ना पड़ेगा? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी वजाहत से अभी भी जो बात की है, और जब ये प्रोसेस चल रहा था उस वक्त भी कई दफ़ा उन्होंने निशानदही भी की इन बातों की, और मौलाना ने गालिबन इन्हीं की एडवाइस पे एक बड़ा मजबूत एक उनका स्टांस भी था इसके ऊपर। और ये बातें आप जिस तरह अभी भी बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कवायद व ज़वाबित के साथ ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मसला है और ये सॉर्टिंग जो है कि ये केसेस किस पैरामीटर के बेस के ऊपर वो आईनी अदालत बेंच के पास जाएंगे या वो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर उसका हिस्सा होंगे, ये एक बहुत टिकलिश इशू है। और ये मेरा ख्याल है कि ये पहले तो डिले का कॉज बनेगा और उसके बाद इसको फिर दोबारा ये ज़रूरत महसूस की जाएगी कि इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसमें क्लैरिटी पैदा की जाए। और ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अभाम है। इसके साथ साथ एक और बात जो है, अभी ये पहले निशानदही इन बातों की भी पहले ये कर चुके हैं जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी। देखिए, जब ये मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि अब जिस तरीके से ये इनके बेंच के मसलन चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो हुई, ठीक है 3 का पैनल था, लेकिन 3 का पैनल को जो डिसाइड करने के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी, आउटराइटली उसमें हुकूमत की मेजॉरिटी थी, 2/3 मेजॉरिटी उनकी मौजूद थी उसके अंदर। तो बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने तो फिर हुकूमत के इमा के ऊपर उसको वो मोहताज है इसका कि जो उसको हुकूमत चाहेगी वो बनेगा। यहां से जुडिशरी की जो है इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज होती है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी ये एक वस्फ है कि एक पाकिस्तान के आइन का बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उसका कॉर्नरस्टोन है, सबसे अहम उसकी ये चीज़ है। और इसी के साथ साथ वो ट्राइकॉटमी ऑफ अथॉरिटी जो है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है, उसमें तीसरा सतून जो जुडिशरी का है
वो जुडिशरी का सतून जो है इस तरीके के साथ जब ये सिलेक्शन करके आप लाए और लाएंगे आगे दूसरे जज साहबान को भी, तो ये मुतजलजल भी होगा ये तीसरा पिलर, और कमजोर इस हद तक भी हो जाएगा कि आप उसको गिराने के काबिल हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। मेरा ख्याल है ये एक एग्जेक्टिव डेस्पोटिज्म का आगाज होगा इससे। ये मेरा नुक्ता नजर है इसमें। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अब दो सवाल मैं आपके सामने राणा साहब रखना चाहता हूं। एक तो ये कि आप आईनी तरमीम तो आपने मंजूर करा ली, आपको मुबारक हो, लेकिन मैं राणा एजाज अफजल साहब से पूछना चाहूंगा कि ये तो आप चले, हम आपको मुबारकबाद आप खुद भी पेश कर रहे हैं, कौम को भी दे रहे हैं, हम भी आपको दे रहे हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि ये सवाल तो अब आएंगे, जैसे 13 रुकनी बेंच का जो रिव्यू है वो 7 रुकनी बेंच कैसे सुन सकेगा, क्या होगा? ये देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें पिन पॉइंट की गई कि अब ये जो है जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मामलात होते हैं आम आदमी के, तो उसी से रिलेटेड होते हैं ना, तो उसमें आईनी सवाल उठता है कि जी इसके फंडामेंटल राइट्स मजरू हो रहे हैं, तो आप उसको आईनी अदालत सुनेगी या नॉर्मल अदालत सुनेगी? देखिए, वो नॉर्मल अदालत सुनेगी। जहां कंफ्यूजन है आइन की इंटरप्रिटेशन में, वो चीज जाती है आईनी अदालत। लेकिन वकला ये कहते हैं कि हर केस में एक आईनी नुक्ता होता है। आईनी नुक्ता होता है। आइन देखें, आइन की इंटरप्रिटेशन में जहां कंफ्यूजन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एस्टैब्लिश्ड है ना, तो वहां तो ये आईनी नुक्ता तो है कि फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन कंफ्यूजन कोई नहीं है। तो ये अगर देखें यहां, मैं आपको नहीं, जुडिशियल कमीशन तो नहीं करेगा ना कि कौन सा केस जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अभी नई तरमीम आई है, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे जजेस भी होंगे जो इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे कि ये तरमीम आई है, तो वो कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाना भी चाहते होंगे, तो ये कंफ्यूजन शुरू में फैलेगी, लेकिन ये चीजें सेटल हो जाएंगी। और अगर देखें बात ये, कोई इतने बड़े लूप होल्स अगर नजर आए कि जो ये सिस्टम के को चलने ही ना, इसमें इतने बड़े फ्लॉज हुए जो बाज़ाहिर हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन अगर आए तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। असेंबली बैठी है, लेजिस्लेचर पूरा सारा बैठा हुआ है, वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट ले आएगा। लेकिन ये आप यकीन रखें कि एक टोला यहां मौजूद है कि जिसने अभाम पैदा करना है हर चीज में, चाहे मईशत बेहतर हो रही हो तो उसने कहना है कि मईशत नहीं, एक अगर मईशत बेहतर हो रही है उसने कहना है मईशत बेहतर नहीं हो रही। अगर आईनी तरमीम पॉजिटिव है उन्होंने कहना है नेगेटिव है, अगर मुल्क में स्टेबिलिटी उन्होंने कहना है इंस्टेबिलिटी है, तो ये मामला तो चलता रहेगा। लेकिन ये तो बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछे हैं, मैंने आपको स्पेसिफिक जवाब दिया, और कामरान मुर्तज़ा साहब के पास स्पेसिफिक जवाब नहीं है उसका। देखिए, अब देखिए ना, वो कामरान मुर्तज़ा साहब अब तो वो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गए ना, लिखा हुआ है। और ये देखें, बिल्कुल जो ये सही सवालात हैं इनके जवाब चाहिए, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एक लार्जर बेंच ने, उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट था वहां लार्जर बेंच जो है वो इन चीजों को देखता था, लेकिन अब आईनी मामलात देखने के लिए आपका स्पेशल बेंच बन जाएगा। तो अगर उस स्पेशल बेंच का फुल कोर्ट होगा तो इट वुड मीन कि नहीं, मतलब आप देखिए ना, अब ये बुनियादी सवाल जो मैंने आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है कि भाई 13 रुकनी बेंच है, उसने एक फैसला दिया हुआ है, उसका रिव्यू 7 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता ना, कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं। लेकिन अब और भी जज, लेकिन उसमें नए निजाम में तो वो 13 रुकनी बेंच होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालत है, अगर उसके सारे जितने भी जजेस उसके नॉमिनेट होते हैं वो अगर बैठ जाते हैं तो वही मैक्सिमम होंगे ना उनके। वहां तो 13 या 15 रुकनी बेंच नहीं होगा, वहां तो वही मेंबर होंगे जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जस्टिसेस हैं। और अगर वो सारे बैठते हैं तो वो एक तरीके से फुल कोर्ट होगा। ठीक है, तो वही अथॉरिटी, नहीं, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि उसकी जो अथॉरिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये देखें, ये वो पुराना निजाम था, उसके अंदर ये नया निजाम है, ये नया निजाम है, ऑब्वियसली आईनी तामीम हुई है, और उसके अंदर जो आईनी बेंच है, अगर वो उसके कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, 5 मेंबर्स हैं अगर उसके, तो अगर 5 मेंबर्स बैठते हैं तो आप कह रहे हैं कि वो 5 या 7 मेंबर्स का आईनी बेंच 13 मेंबर्स के बेंच से ज्यादा पावरफुल है कि नए निजाम में दैट इज द मैक्सिमम, वो फुल कोर्ट है, वो फुल कोर्ट बैठ रहा है। चलें, आपकी इस इंटरप्रिटेशन में मैं कामरान मुर्तज़ा साहब की राय लेता हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी आप राय सुन रहे थे राना एहसान अफजल साहब की, वो ये कह रहे हैं कि 13 रुकनी बेंच उस वक्त एक इस सिचुएशन में था, अब नया निजाम आ चुका है, अब अगर 5 या 7 रुकनी आईनी बेंच होता है तो वो फुल कोर्ट की एक फुल स्ट्रेंथ है, वो तो वो सुन सकते हैं, और ये जो एक नया सिस्टम है, एक नई सिचुएशन है। नहीं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट आएंगे और जिनको फिर
हर रोज आंसर करना पड़ेगा और अगले 5 साल इसमें गुजरेंगे बहुत सारी चीजों को आंसर करने में, क्योंकि इसमें अब जूरिस्प्रूडेंस में डेवलप होना है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बिल्कुल नहीं बनती कि जो है ना बड़े बेंच का मामला जो ना छोटा बेंच सुन सके। वो उसी कोर्ट का जब स्टेटस एक हो, स्टेटस में कोई फर्क ना हो, एक अदालत के अंदर हो, उनका चीफ जस्टिस एक हो, भले उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए जो है वो एक सीनियर जज का कॉन्सेप्ट मौजूद हो, मगर स्टिल जो है ना वो मुझे नहीं ये बात मेरा प्रूडेंट माइंड जो है ना उसको एक्सेप्ट करता कि छोटा बेंच किस तरह से बड़े बेंच का मामला सुनेगा, भले जो है ना चेंज ऑफ लॉ भी हो जाए उस पर। कामरान साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसी तरह से काम करती रहेगी या उसका काम भी मुतासर होगा? और ये जो होगा डिसीजन लेना है कि कौन सा केस किस बेंच के पास, आईनी बेंच के पास जाएगा या नहीं, ये कौन फैसला कर रहा होगा? ये इसमें फिर अगेन एक डिस्प्यूट आएगा। उनके यहाँ जो है ना वो केस फिक्सेशन का जो है वो एक अलग से निज़ाम होगा, और यहाँ से ये जो कमेटी है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली, ये केसों की ये बेंचों की तश्कील करेगी या केसों की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। यहाँ पे जो है ना वो मामलात में फिर जो है वो कहीं ना कहीं पे अफवाह पैदा होना शुरू हो जाएगा, और जिसको फिर आंसर करते करते या उसके अंदर जो है ना वो एक तरीका बनते बनते टाइम लगेगा। और कामरान साहब, अगर मैं मुख्तलिफ जो है वो आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं ताकि हम इसको समझ सकें। ये जो फर्ज कीजिए एक 7 मेंबर्स बेंच है, आईनी बेंच है, उसमें से एक जज रिक्यूज कर जाते हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस में से एक जज को शामिल किया जा सकेगा उसमें, या उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? नहीं, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी अनलेस कि उसमें जो ना वो रिक्यूज कर जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे, फिर बाकी जो ना वो नहीं सुन पाएंगे, या फिर वो बाकी जो ना वो जो छोटा बेंच होगा वही मामले को सुनेगा, क्योंकि ये बेंच तो जो अलग से नोटिफाई होगा ना जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनने। कामरान साहब, आपकी राय में, मैं अभी जो अहमद अवैस साहब से सवाल पूछ रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने कवायदो जवाब बना के इन सारे सवालों को टैकल कर सकती है, या इसके लिए दोबारा 27वीं तरमीम के लिए जाना पड़ेगा कुछ चीजों को सेटल करने के लिए? आपके ख्याल में कैसे मुमकिन है? इसमें और भी इबहाम मौजूद हैं इस अमेंडमेंट में। उस जो इबहाम हैं उसको भी आंसर करने के लिए आपको एक नई अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा, और मजीद जो है ना वो जो आपके पास वापस उसको भी अटेंड करने के लिए जो है ना फिर उसके बाद अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी। इसको रूल्स के तहत आंसर नहीं किया जा सकता। कामरान साहब, क्या फिर आप समझते हैं, चूंकि बहुत सारी बातों में आपने कहा कि अभी इबहाम मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए कॉल जाना पड़ेगा, तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जल्दबाजी में ये तरमीम हो गई है, अभी इसको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था, अभी इस पर कुछ और गुफ्तगू होनी चाहिए थी? तो कहते थे कि इसको इतनी जल्दी ना करिए, ये इसके नतीजे में जो है ना, क्योंकि ये चीजें जो बनती हैं ये मुल्क कौम के लिए बनती हैं, और मुल्क कौम हमारा है। मुल्क कौम अगर उसको कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचता है तो हमको नुकसान पहुंचता है, हर फर्द को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको रोकिए, रखिए और इस पर सबकी इनपुट लीजिए, इवन जो है ना उनकी भी जो अपोनेंट है हमारे, उनकी भी जो है ना वो इनपुट लीजिए। तो बहरहाल वो जिस हद तक हमारी बात सुनी गई, जिस हद तक हम मनवा सकते थे हमने मनवा लिया, जहाँ नहीं मनवा सकते थे फिर हमारे भी जो जितना हमें ताकत दी गई थी अवाम की तरफ से, हमारी 8 सीटें नेशनल असेंबली में, 5 सीटें जो है ना हमारी सेनेट में, तो जितनी ताकत हमारे पास थी हमने अपनी ताकत के मुताबिक जो है ना जितना काम करवा सकते थे वो तो करवाया। इसके बाद हमारा पार्लिमानी सिस्टम के अंदर इतना ही बस था। सही है, बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि आप ये रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन अभी भी आप समझते हैं कि इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, वक्त दिया जाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कामरान साहब आप यही कहेंगे शायद कि आपने इसलिए वोट किया कि अगर आप ये ना कर रहे होते तो फिर शायद ओरिजिनल जो पहला मुसवदा है हुकूमत उसको मंजूर कराने के लिए ब्रूट मेजोरिटी के साथ जाती, और इस वजह से इससे बचने के लिए आपने मजबूर होकर फिर वोट कर दिया। उसमें हमने मजबूर होके आप नहीं कह सकते, हमने अपनी शराइत पे किया है। शराइत ये थी कि 5 तरामीम जो है ना वो हमारी थी, अपनी भी थी। वो जब कोई चीज आपके हाथ से जा रही हो तो फिर कोशिश करते हैं कि अपना काम तो पूरा कर लेना। हमने अपनी पार्टी का मंसूब जो है वो हमारे सामने था, जबकि मौका आ ही गया था और कोई हमारे वोटों की वजह से मजबूर था तो हमने अपना काम निकाल लिया। हमारे वाले मामले में कोई भाम नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है सर। अहमद अवैस साहब,
आप अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि खुद आईनी तरमीम का एक सबसे अहम हिस्सा थे उनके पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हुकूमत के जहन में भी ये वहां मौजूद है। तो अहमद साहब, अब इसका आपने खुद कहा कि अगली तरमीम हो सकती है, क्या आप इस पर कुछ काम करना चाहेंगे? यानी पीटीआई कोई जो है वो तजावीज़ पेश करना चाहेगी? क्योंकि अभी तक तो पीटीआई ये समझ रही है कि हमें तो पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। बायकॉट किया आपने चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए, क्योंकि ये कहीं लेजिटिमेट ना हो जाए ये जो सारा प्रोसेस है। जी देखिए ना, सवाल ये है कि फिर हमें तो इस पीटीआई को तो दे हैव टू गो बैक टू दी पाकिस्तान का जो आइन है उसका प्रियम्बल की तरफ जाना पड़ता है, जो कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। और हमारा तो सबसे पहला था कि आप इसकी इलेक्शन ऑडिटिंग कराएं, क्योंकि ये स्टोनर मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके आके बैठे में, इनको तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लगाना नहीं चाहिए था। एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये तो अमानत है, अवाम के नुमाइंदगान को ये काम करना था। यह हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है और ये रहेगा, क्योंकि वो ये सिर्फ फॉर्म 47 के ऊपर तो आके नहीं बैठ सकते ना, आप फॉर्म 45 भी हैं। ये तो बहुत बड़ा, इसीलिए इट गोज बैक टू, यही वजह है कि इससे हमने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया कि ये जिस तरीके से और जिस उजलत के साथ ये बनी है, जिसको अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी वजाहत से बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई है उन्होंने, कि जितनी उजलत में ये काम हुआ है, ये तमाम क्वेश्चन जो अब अराइज हो रहे हैं ये उस वक्त भी सामने थे, लेकिन उसके ऊपर वक्त की किल्लत के बायस कि इन्होंने फौरन उसको पास करवाना था और डिबेट का प्रॉपर जो है मौका नहीं दिया गया, ना डेलिब्रेशन का मौका दिया गया। वरना जब इतने तादाद में अमेंडमेंट करवानी हो आइन के अंदर, तो इंटेलेक्चुअल हलकों के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, हर तरफ ये मामला ओपन किया जाता है और सजेशन जो है वो ली जाती हैं, प्रोक्योर की जाती हैं और फिर पार्लियामेंट बड़े तदब्बुर के साथ सोच विचार के बाद उनको हिस्सा बनाती है और फिर वो उसको बिल को पास करके वो एक अमेंडमेंट का एक्ट जो है वो बनाया जाता है और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। एक और बात बहुत बड़ी, आप देखिए ना, पाकिस्तान का आइन जो है, आप जानते हैं सब, 4 सूबों ने मिलकर ये आइन बनाया पाकिस्तान का, ये फेडरेशन है जी। इसी वजह से छोटे सूबे जो जिनकी पॉपुलेशन कम है बड़े सूबे की निस्बत, मसलन बलोचिस्तान की पॉपुलेशन और आप पंजाब की पॉपुलेशन या केपीके की पॉपुलेशन और पंजाब की पॉपुलेशन, तो सेनेट के अंदर इसीलिए 2 हाउसेज बनाए कि सेनेट में आपने इक्वलिटी क्रिएट कर दी कि किसी छोटे सूबे को ये एहसास महरूमी ना हो कि उसकी पार्टिसिपेशन में कमी है। अब आपने इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर ली और एक सूबे की वहां पे सेनेट का इलेक्शन ही ना मुकम्मल है, तो उसकी तो पार्टिसिपेशन ही मुकम्मल नहीं है इसके अंदर, और अमेंडमेंट में आपने इतनी तेजी से ये काम कर लिया। क्या अच्छा नहीं था कि आप पहले वो मसला हल करते और उसके बाद अमेंडमेंट कर लेते इसको? तो ये बहुत सारे मसले हैं जो सामने आएंगे और जिनके ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ये एक जो है ना, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आइन जो है, और ये जिस अंदाज में ये मामला किया गया है, ये आई डोंट नो कि ये हेस्ट क्या थी इसमें। आप कह रहे हैं कि जल्दी किया गया, कामरान मुर्तज़ा साहब भी कह रहे हैं कि जल्दी किया गया, जल्दबाजी से। राना साहब आप मुस्कुराए जा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी से आपने सिवाय इसके क्या हासिल किया कि चलें आप चाहते थे कि जस्टिस मंसूर साहब जो है वो चीफ जस्टिस न लगे, और वो नहीं हुआ, ये आपने अचीव कर लिया। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ऑपोजिशन का काम है कंफ्यूजन फैलाना और वो फैलाएगी, और ये कहना कि जल्दी हो गया, कर भी खुद दिया और कह दिया कि जल्दी हो गया, तो ये भी कोई बात नहीं है। आपने ना करते, अगर जल्दी हो रहा था तो ना सपोर्ट करते, जब सपोर्ट किया तो उसको ऑन करें। देखें, बात ये है कि अगर कोई कमियां नहीं, सुन लें, अगर कोई कमी पेशी रह गई तो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो है नई अमेंडमेंट्स आप इंट्रोड्यूस करा के ठीक कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसा ये तूफान नहीं हो गया। ऑब्वियसली एक नई आपने अमेंडमेंट्स की हैं, इसके अंदर आप केस लॉ, अगर आप 10 दिन और लगा लेते इसके ऊपर तो कोई थोड़ा बेहतर एक डॉक्यूमेंट आ जाता, तो ज्यादा बेहतर नहीं था। कोई प्रॉब्लम बना नहीं है, लोग अभाम क्रिएट कर रहे हैं। हम नहीं समझते। कामरान मुर्तज़ा साहब के ज़हन में एक लीगल माइंड है, सीनियर तरीन वकला में से एक हैं, तो उनके ज़हन में अगर इभाम मौजूद है तो और भी वकला के ज़हन में मौजूद है ना, तो ये चीजें ट्वीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी।
मैंने आपको जिस तरह आईनी बताया तरमीम कि से होंगी? नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर आ जाएंगी ना। अगर कोई ऐसी कोई इतने अभाम हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए आप उनको बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक दिन में आप जो चीजें बैठेंगी, जो आपकी लीगल कमेटी है असेंबली की, इनको थ्रॉट आउट करेगी, इस पर डिस्कशन होगी और उसको ठीक कर लेंगे। जुडिशियल कमिशन है आपके पास बैठा हुआ, डिबेट मौजूद थी जिसमें आप समझ रहे थे कि 13 रुकनी बेंच को एक सुन सकता है आईनी बेंच। कामरान मुर्जा साहब समझते हैं कि ये नहीं हो सकता, इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कैसे ठीक कर सकती है? नहीं, वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके अंदर ये नहीं, ये जो बुनियादी सवाल हैं इस चीज का तय हो जाएगा ना कि कैसे एक ही दफा तय होना है कि ये कैसे होगा, तो वो हो जाएगा। इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं कि किस किस्म के जो केसेस हैं वो आईनी अदालत में जाएंगे, किस किस्म के नहीं। अगर कोई अभाम नहीं समझ आया लोगों को तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए आप उनको ठीक कर दें। चलिए, कामरान मुर्जा साहब, इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि ये सारे मसाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली के साथ ठीक हो सकते हैं? दस्तूर की गलती जो है ना, वो कोई कमेटी ठीक कर सकेगी? सर, वो दस्तूर की गलती है या ये सिर्फ इबाम है जिसका जवाब आना बाकी है? यदि इबाम है तो दस्तूर में अगर कोई इबाम रह जाए तो वो जो है ना कोई कमेटी ठीक कर सके, पार्लियामान करता ही नहीं तो कैसे ठीक कर सके? प्रूडेंट माइंड इसको आंसर नहीं करता इस बात। सही है। और कामरान साहब, आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बैठ के इसके इम्कानात का जायजा लिया, इसको चैलेंज करने के इम्कानात का। आपके ख्याल में ये जो आईनी तरमीम होती है या आइन में चीजें आती हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, 2 ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता। जी हाँ जी कहिए सर। ग्राउंड हो सकते हैं, एक मलाफाइजी के ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है और दूसरा जो है इसमें अगर कुछ बेसिक के अगेंस्ट तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। फिर एक नया सवाल पैदा होगा जब आप इसको चैलेंज करेंगे और वो कहेंगे कि जी इसको जो है एक उस दस्तूरी बेंच में जा, तो जो चीज इसके जरिए वो में आई है क्या उसके सामने चैलेंज किया जा सकता है? फिर एक नया सवाल भी पैदा होगा। हाँ सर, और ये सवाल भी पैदा होगा कि चैलेंज कहाँ किया जा सकता है? आईनी बेंच में चैलेंज होगा क्योंकि आइन का मामला है, या और जो उसका बेनिफिशियरी है, जो पैदावार है, तो इस अमेंडमेंट की क्या वो उसको सुन सकती है? सही है सर। अगर यानी हम आमतौर पे आईनी तशरीहात के मामले के लिए फुल कोर्ट पे जाते हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, यहां पर फुल कोर्ट से क्या मुराद होगी? आईनी बेंच ही फुल कोर्ट तस्वुर होगा या पूरी अदालत का फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा? पूरी ये पूरी अदालत इकट्ठी नहीं बैठ सकेगी, वो बेंच अलहदा बैठेगा और अलग से बैठेगा। ये अलग बात है कि जब उनके पास काम नहीं होगा दस्तूर की साइड पे या की साइड पे काम नहीं होगा तो वो अपना नॉर्मल वर्क करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं वो ये इस बेंच के साथ भी अपना वही काम करेंगे। हम कहते हैं कि ये उसी अदालत का हिस्सा है, कुछ स्पेशल नहीं है, मगर उसके साथ साथ जब कोई स्पेशल चीज उसके पास ले जाएगी फिर बहुत से सवाल खड़े होंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि माजी में बहुत सारे आईनी तशरीहात जो हैं वो बड़ी अदालत ने की हुई हैं, बड़े बेंचेस ने की हुई हैं, तो क्या अब अगर उस मामले की दोबारा तशरीह की जरूरत पेश आती है, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ये करती है कि उससे बड़ा एक बेंच बनाकर उस मामले को सेटल करती है, तो यहां पर फिर क्या करना पड़ेगा? और फिर फुल कोर्ट हम किसे कहा करेंगे? फुल कोर्ट क्या होगी? एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये सवाल भी उठाते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अहमद अवैस साहब, कुछ अभी हमने मजीद डिस्कशन की है फुल कोर्ट के मामले पर, आईनी तशरीहात के मामले पर, चैलेंज करने के मामले पर। पहले तो ये बताइए, पीटीआई इसको चैलेंज करने के इम्कानात पर गौर कर रही है, आपके ख्याल में ये कहाँ चैलेंज होगी आईनी तरमीम अगर होगी तो? ये अभी ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, फिर देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद आईनी कोर्ट आईनी जो बेंच बना हुआ है अभी तो उसकी तस्वीर नहीं हुई है आईनी बेंच की। अभी आपको भी नहीं पता कि ये कहां चैलेंज होगा? हम इसको दायर नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये आईनी बेंच तो अभी बना भी नहीं है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन दायर कर रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ गलत हुआ है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है ये देखना कि ये जो अमेंडमेंट हुई हैं, ये अमेंडमेंट जो है प्रोसीजर के मुताबिक और उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है
देखिए, अगर कोई अब जब आइन की अमेंडमेंट होती है नहीं, मगर ये कैसे होगा सर? मैं समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि तरमीम ही गलत हुई है सर। इस तरमीम के तहत जी सर जी मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का पेशा पूरा फुल कोर्ट बैठे और ये देखे कि ये अमेंडमेंट जो है ये सही हुई हैं। नंबर 1 कि ये इसमें एन एलिमेंट ऑफ मैलाफाइडी। नंबर 2 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हुई। फंडामेंटल राइट्स एंड कुरान सुन्ना जो इसके बुनियादी पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कैन कम इनटू एक्शन अंडर आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वो बुनियादी हैं। इस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है सर, इस वक्त नए चीफ जस्टिस बनने के बाद नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी आ गए, उनके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो तीन जजेस पर मुश्तमिल है आपके ख्याल में? ये इसमें चीफ जस्टिस होंगे और बाकी सीनियर मोस्ट जो हैं इस वक्त सीनियर प्योन जज हैं मंसूर अली शाह, और उसके साथ उसके बाद जो है नंबर 3 पोजीशन के अंदर जैसे वो मुनीब अख्तर साहब हैं। ये तीनों की कमेटी होगी, इसको और कोई नहीं होगी, क्योंकि अभी ऑर्डिनेंस के बाद तो यही बनाई गई है ना, इसमें सही है। तो सर चले, मैं इस पर अगर कामरान साहब का भी इत्तेफाक है तो फिर मैं क्वेश्चन राना साहब के सामने रखता हूं। कामरान साहब, आपका भी इत्तेफाक है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस वक्त है उसमें याया अफरीदी साहब उसको हेड कर रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर, इन्हीं पर मुश्तमिल कमेटी अगर चैलेंज करता है तो यही कमेटी फैसला करेगी कि इसको के लिए फुल कोर्ट बनाना है या इसको ये जो आईनी तरमीम है उसको चैलेंज किया जाता है, तो यही कमेटी फैसला कर रही होगी। देखिए, फुल कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट तो अब तकरीबन खत्म हो गया ना। वो एक तो वो जो आईनी बेंच है वो तो अलग हो गया, बाकी रिमेनिंग जो है ना वो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आएगा बाकी अलग हो गया। तो फिर एक तो ये प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। दूसरा जो है इस वक्त एक तो वो सदारत के ऑर्डिनेंस में रखा है, अभी तक उसकी मुद्दत बाकी है, तो ये 3 सीनियर जजेस नहीं होंगे उसमें। एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की मंशा के मुताबिक होगा। ये जब सदारती ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा 120 दिन उसके पूरे हो जाएंगे या उसके बाद फर्दर उसको 120 दिन की एक्सटेंशन दी जा सकती है और देन जो वो एक्ट नहीं बनता तो फिर जो है ना वो मामला आएगा, वरना एक जज जो है वो चीफ जस्टिस की मंशा से आएगा। लेकिन एक जज जो है वो जैसे मंसूर होंगे आपके ख्याल में उसमें शामिल? उसमें बिल्कुल एक जज जो है ना वो होंगे, एक जज लाजमी और एक जज। और ये फुल कोर्ट सर आपने कहा कि वो आईनी बेंच जो है वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होगा, तो जो फुल कोर्ट होगी वो आईनी बेंच माइनस यहाँ पे इशू बनेगा। यहाँ पे इशू ये बनेगा कि आया मैटर जो है वो आईनी बेंच के सामने जाएगा या बाकी रिमेनिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, ये पहला इशू बनेगा। फिर उसके बाद जो है ना दूसरा इशू ये बनेगा कि चूंकि वो आईनी बेंच इस तरमीम की पैदावार है तो या इंटरेस्ट का क्लैश भी हो सकता है, तो आया वो इस क्लैश वो इंटरेस्ट के क्लैश की वजह से क्या इस मामले को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। और फिर अगला सवाल उसके बाद ये पैदा होगा कि बाकी रिमेनिंग जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो कोई आईनी मामला सुनना नहीं है, तो वो उसको सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं। तो ये बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब अभी तक बहुत सारे की राना साहब है की कर देता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बताया कि जितनी आप कंफ्यूजन फैलाना सकते हैं। सर सवाल कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्या है? सवाल से कैसे बड़ा सवाल कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये तो कंफ्यूजन ही दूर कर दी ना जब आपने आईनी बेंच बनाया है और बाकी दूसरी जो जस्टिसेज हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि कौन क्या सुनेगा। जो आईनी मामलात हैं वो ये बात कामरान मुर्तज़ा साहब को क्यों नहीं समझ आ रही? देखें, कामरान मुर्तज़ा साहब को मेरे से तो बेहतर ही समझ आ रही है, लेकिन मैं तो लॉयर नहीं हूं, लेकिन आपको ज्यादा समझ आ रही है। उनको जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि ये तो ज्यूरिसडिक्शन अलहदा है ना, इसमें तो कंफ्यूजन अब खत्म हो गई कि किसकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है। ऑब्वियसली आईनी मामलात में जो सर आईनी मामला क्या है ना, ये भी तो बुनियादी सवाल है, क्या कौन सा आईनी मामला है। अब ये देखे ना, आज ये आईनी 7 मुलाजमीन की बहाली का मामला है, तो जैसे मंसूर अली शाह ने इसको आईनी बेंच के पास भेज दिया। अब इसमें क्या है? आईनी सवाल क्या है ना, बताएं इसमें क्या आईनी सवाल? आईनी सवाल किस बेसिस पे? वकील साहब ने कहा कि इसमें आईनी सवाल उठता है और आईनी सवाल यह है जी, इसमें आईनी सवाल यह है कि एक शख्स का जो है वो आईनी हक है कि वो पुरसुकून जिंदगी बसर करे। अब ये देखें ना, अब बात सुने, यहाँ कोई आइन की इंटरप्रिटेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये तो आइन है, लिखा हुआ है।
तो ये वकील ने इस्तदा की है, अब ये देखें कि इसको आईनी बेंच के बाद भेजें। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ जो जस्टिसेज हैं वो जान के, जिनको ऑब्वियसली सारे जो जजेस हैं उनको इस चीज ये तरमीम पसंद तो नहीं आई हुई, कुछ तो पुरानी सोच के भी होंगे, यानी कि जो निजाम चल रहा है। तो अगर ये उन्होंने इसको आईनी सवाल बनाया, आई एम सॉरी टू से, ये आईनी सवाल नहीं है, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आईनी सवाल क्या है, सच्ची बात है, देखिए आईनी सवाल क्या है, देखिए आईन की इंटरप्रिटेशन जहां ये कंफ्यूजन हो कि जिंदगी आराम से जीने का हक है या नहीं है, और वो क्यों है, कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन ये इस खबर के मुताबिक इसमें ये लिखा हुआ है कि जी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुरसकून जिंदगी हर शहरी का आईनी हक है, इसलिए आप इसको भेजें। लेकिन अब जाहिर है इसमें हो सकता है कि कुछ मजीद इसमें कोई हवाले दिए गए हों। बिल्कुल, मेरा पॉइंट ये है, ये बात जरूर है, साद रसूल साहब यहीं पर बैठे थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हर केस में आईनी तशरीहात के पहलू निकलते हैं और ये कंफ्यूजन उठेगी। नहीं, जहां आइन की इंटरप्रिटेशन में कंफ्यूजन है, जहां आइन क्लियर है और आईनी सवाल है कि ये उसका हक है और नहीं मिल रहा, दैट इज नॉट कोई आइन की जो आईनी कंफ्यूजन कोई नहीं है उसके अंदर, कि वो हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो आम कोर्ट में जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखें, शुरू में कुछ लोग अपना जो है वो ये ज़रा इसको हाईलाइट करने के लिए कि ये तो कन्फ्यूजन है वो भेजेंगे। मेरे ख्याल से ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ें जब तय हो जाएंगी तो ये कन्फ्यूजन अच्छे तरीके से दूर कर दी जाएगी, ताकि कोई अगर कोई जानते बूझते ये कन्फ्यूजन डालना भी चाहे तो वो ना डाले, तो इसको इंश्योर किया जाएगा। सही है, चलिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहरहाल जिनके लीगल जो अभी आंसर्स आना बाकी हैं। अहमद अवैस साहब, आज एक और मामला हुआ है और वो है कि बुशरा बीबी साहिबा की बेल मंजूर की गई है, उनकी ज़मानत हुई है तोशा खाना के मामले में, केस में, और रोपकार लेकिन जारी नहीं हो सकी है। आपके इल्म में क्या है कि क्या कोई और केस उनके ऊपर, किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है या डली हुई है पहले से? मेरे ख्याल में डाली जाएगी, इसलिए उन्होंने रोक लिया होगा ना कि वो आज की शाम जो है इसी के ऊपर सर्फ होगी, सुबह उसकी पता लगेगा कि जी फलां केस में भी उनको शामिल कर लिया, फलां केस के अंदर भी, और लिहाजा वो बेल को इस तरीके से वो नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये तरीक़ेकार जो है ये आज का नहीं है, ये आपने पीछे 2-2.5 साल से तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये मामलात देखने में आए हैं। जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर नहीं है उनकी गिरफ्तारी तो डाल दी जाएगी। किनकी? बुशरा बीबी की, कि आज पीटीआई कह रही है कि उनकी जमानत मंजूर होगी है, रोपकार जारी नहीं हुई, लेकिन उनकी जमानत अभी यानी उनकी गिरफ्तारी किसी और केस में नहीं है, तो क्या रिहाई अमल में होती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ। अगर रियासत के पास कोई पेंडेंसी कोई निकल आई या कोई नया केस आ गया, तो राणा साहब से एक दफा इस तरह का सवाल हुआ था, राणा सनाउल्लाह साहब से, उन्होंने कहा कि जी नहीं है गिरफ्तारी तो आज डाल दी जाएगी, बहरहाल रिहाई अमल में नहीं आएगी। नहीं, देखिए वो इतना क्लियर थे अपने इमरान खान के केस के हवाले से, और वो वैसे ही हुआ। तो देखिए, मैं तो कोई पेशेनगोई नहीं करूंगा, अगर कोई ऐसा मामला निकला तो आपके सामने भी आ जाएगा, लेकिन अभी तो लग रहा है कि शायद रिहाई उनकी हो जाए। सही है, चलें, अब ये तो एक अलग मामला है। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मुझे ये जो आज हमने पूरी डिस्कशन की है इसको समअप करते हुए ज़रा एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कहा कि ये सवाल अभी उठेगा, ये इबाहम अभी मौजूद है। आपके ख्याल में इसको सुप्रीम कोर्ट टैकल करेगी, जुडिशल कमीशन जो है वो इन सवालात को एड्रेस करेगा, या अगेन एक जो खुसूसी कमेटी थी जिसने एक मुसवदा था उस पर इत्तफाक किया है, उनका किरदार होगा? ये कौन सा सूटेबल फोरम कौन सा है इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से सवालात उठेंगे, और वो सवालात जब हम उनके नोट्स लेंगे तो फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश तो जाहिर है पार्लियामान में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको ये तो कह सकती है यहाँ पे गाँव है, या इस चीज का कोई आंसर नहीं है आपके पास, मगर उसको जो रेक्टिफाई करेगा वो फिर सिर्फ जो है ना पार्लियामान करेगी, क्योंकि ये पार्लियामान का काम है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना नक्श तो बता सकती है मगर कानून साजी नहीं कर सकती है। कानून साजी के लिए, दस्तूर में मजीद तरमीम के लिए या कहीं पे गलती है उसकी दुरुस्ती के लिए अगेन पार्लियामान में ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है कि तरमीम जो है करने की वजह जो है मेलाफाइडी थी, या ये कह सकती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इस तरह से तो कुछ कह सकती है, मगर अगेन जो है ना वो अगर कोई कानून साजी की बात आएगी तो वो फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से कामरान साहब, जिस तरह से जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ हुई है, बहुत सारे लोगों की राय है कि तासुर यह है कि इसमें जो भी हुकूमत होगी उसकी अक्सरियत ही हुआ करेगी,
और मामला फिर उसके कंट्रोल में रहेंगे। क्या आप समझते हैं कि ये जो जुडिशियल कमीशन है अब ये हुकूमत के कंट्रोल में चला गया है, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो है ना सिटिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, मगर वो सिटिंग गवर्नमेंट क्या ये गवर्नमेंट किसी के पास इसकी कोई गारंटी है कि कल भी ये गवर्नमेंट जो है ना मौजूद रहेगी? क्या उस वक्त जब इसकी जो तश्कील है वो किसी इनके फायदे का बाइस बनेगी या नुकसान का बाइस बनेगी, ये इसका जवाब कल आएगा, आज नहीं आएगा। आज बजाय जो है ना आपकी नजदीक की ऐनक से जो है ना कुछ और नजर आएगा, मगर आप जब दूर की ऐनक लगाएंगे तो फिर कुछ और भी दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए वक्त का इंतजार करिए। ये इसमें एक मसला था 19th अमेंडमेंट के हवाले से, वहां पे भी जो है ना वो ऐसा था कि कुछ चीजें जो है ना वो जबरदस्ती करवाई गई थी और ये धमकी के साथ करवाई गई थी। मुझे तो इस बात पे भी जो है एतराज है कि क्यों उस धमकी को माना गया उस वक्त। इवन अगर कोर्ट ने कहा कि जी अगर आप स्ट्राइक डाउन कर देंगे, उसी वक्त पार्लियामान को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए था। मगर खैर ये माजी का हिस्सा है, अब जो हो गया इसको जो है वो हो गया। मगर इसको कुछ चीजें अगर इसमें से दुरुस्त हुई हैं, कुछ कोर्ट का वो इख्तियार जिसके नतीजे में जजेस का क्लब बन गया हुआ है, वो अगर ठीक हुआ है तो मेरा ख्याल है उसको ठीक होने दीजिए। जजेस जो है वो उनकी अपनी चैम्बरों से लोग आने लगे। ये सारा रास्ता जो है अदालतों ने या जजों ने खुद दिया है कि उसके अंदर पार्लियामान के जरिए जो है कोई ऐसी चीजें आ जाए जिसमें पार्लियामानी जो है ना उसके ऊपर जो है ना पार्लियामान के लोग भी बैठे हों उनके साथ। तो ये वजह उसकी जो है ना बुनियादी तौर पे जजेस हैं, बाज़ जगह पे वो बाउंड्री से निकल के खेल रहे थे। ये भी बहरहाल जो है ना ये आपके जहन में रहना चाहिए जी। जो वो बाउंड्री से बाहर निकल के खेल रहे थे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। तो हम सबको अपने अपने दायरे के अंदर आना चाहिए जी। अहमद अवैस साहब, आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा जी जी। ये नुकसान के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शेक्सपियर ने ये कहा था जूलियस सीजर में कि evil that men do live after them, good is oft interred with their bones। तो ये जो बुराई इन आज हो जाएगी, ये तो चलेगी जब तक कि इसको बदला नहीं जाएगा, नुकसान होगा इसका। सही है, लेकिन सर ये आज की बुराई कल के किसी के फायदे में भी चली जाएगी ना। मतलब ये राना साहब, आज आपकी हुकूमत है, कल को शायद ना हो। आज आप जो जुडिशियल कमीशन बना के जा रहे हैं, इसमें जो भी हुकूमत आएगी इस बात का इम्कान मौजूद रहेगा कि उसकी भी अक्सरियत होगी। तो ये किस किस्म का आपने जुडिशियल कमीशन बनाया है जिसमें हर वक्त हुकूमत की अक्सरियत में होने के इम्कान बाकी रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। इस किस्म का जुडिशियल कमीशन बनाया है कि हमने वहां ऑपोजिशन के मेंबर भी बिठा दिए और हमने इस किस्म का स्पेशल पार्लियामेंट नहीं, 13 में से क्या, वहां 5 जजेस बैठे हुए हैं, 5 जुडिशरी के मेंबर हैं, फिर एक टेक्नोक्रेट है। देखिए ये तो आप एक अजम्पशन दुनिया भर कौन दे रहा है? नहीं, अजम्पशन ये है कि जो गवर्नमेंट है उसने मैलाफाइड के साथ, देखिए ना, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए नहीं इंटेंशन मैलाफाइड नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं ना। नहीं, यहाँ पे स्पीकर आपके ख्याल में ऑपोजिशन का टेक्नोक्रेट दे देगा? यही समझ, लॉ मिनिस्टर क्या ऑपोजिशन का होगा? नहीं, ऑपोजिशन जनरल की ऑपोजिशन ऐसी तरमीम की है कि पार्लियामान स्पेशल पार्लियामानी कमेटी है तो वहां भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वहां भी ऑपोजिशन की आवाज है। और हर चीज में देखें, अगर जुडिशियल कमीशन भी है और उसके ये सारे मेंबर्स हैं, तो अगर कोई चीज डिबेट होगी तो वहां पता चल जाएगा कि कौन कितने बंदे कहां खड़े हैं, कौन नहीं खड़े। तो ये देखें, ये कहना कि हर चीज ही जो है वो अगर कोई गवर्नमेंट के हाथ में चीज है तो वो मैलाफाइड करेगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आप ये अच्छी की उम्मीद रखें, बजाय कि ये बताएं जी अब ये गवर्नमेंट ने तो पता नहीं क्या। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, कामरान मुर्तजा साहब, अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।